क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला की तारीफ की। उस वीडियो को वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज ने ट्वीट किया। उस ट्वीट पर उमर अब्दुल्ला ने रीट्वीट करके रविंद्र रैना को लेकर ये कहा कि राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जाती तौर पर किसी का दोस्त होना कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद बहुत सारे अखबारों में लेख आए और लेखों में ये सब चीजें भी कही जा रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई आने वाले कल में देखने को मिल सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अलायंस करेगी। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति तो यह है कि किसी को नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। कोई भी नहीं जानता कि क्या चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे या मार्च अप्रैल में होंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद आए हैं, शायद मार्च अप्रैल में अब चुनाव हो। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आने वाले कल में किसी अलायंस की संभावना है? पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर है और एक पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार के साथ जुड़ी हुई है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनका परिवार और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी तमाम नेता। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जिस पार्टी की संग बुनियाद डाली, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के दादा, उन्होंने जिस पार्टी की संग बुनियाद डाली उसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। बाद में जैसे बाकी लोग जुड़ते गए तो पार्टी का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। लेकिन क्या अब कोई अलायंस बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होगा? पहली बात यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो रविंद्र रैना के साथ स्ट्रेट लाइन का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में रविंद्र रैना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि राजनीतिक तौर पर और विचारधारा जो दोनों की है बिल्कुल अलग अलग है और हमारा 36 का आंकड़ा है। एग्जैक्ट अल्फाज से 36 का आंकड़ा है। राजनीतिक तौर पर 36 का आंकड़ा है, लेकिन जाती तौर पर हमारी दोस्तियां हैं, जाती तौर पर हम एक दूसरे को जानते हैं। आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में संभवतः क्या हो सकता है? एक संभावना तो यह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग से एक बड़ा मैंडेट लेती है। 30 से ज्यादा सीटें जम्मू संभाग से ले लेती हैं। कश्मीर संभाग से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो है, ये दोनों मिलाकर अगर 15 या 16 के करीब सीटें लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। दूसरा समीकरण जिस पर बातचीत की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने बलबूते पर 35 के करीब सीटें जम्मू संभाग से लेती है और उसके बाद लगभग 2 से 4 सीटें कश्मीर संभाग में भी लेती है। तो फिर छोटे मोटे दलों के साथ अलायंस करके एक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। ये अटकलें सारी लग रही हैं। उसके बाद एक और समीकरण यह है कि मान लीजिए हालात इस तरह के हो जाएं कि लोग गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आए और गुलाम नबी आजाद 10 से 15 सीटें लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी से कम 25 से 30 के करीब सीटें लें, गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाएं। लेकिन क्या ये सरकारें स्टेबल होंगी? इनको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अक्सर ये होता रहा है कि केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार रही है वही पार्टी जम्मू कश्मीर में अलायंस पार्टनर रही है। अगर हम 2004 से 14 तक की बात करें या 2002 से 2014 तक की बात करें, केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। जम्मू कश्मीर में 2002 से लेकर 2008 तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद और गुलाम नबी आजाद ने 2 कार्यकालों में यहां पर सरकारें पीडीपी कांग्रेस की सरकार चलाई। उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 6 साल चली। उसके बाद 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई, जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अलायंस हुआ। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जब राजनीतिक दलों से और राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में अगर आपको सत्ताधारी दल में रहना है या सत्ता में बने रहना है, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली। मतलब आपको दिल्ली के साथ ही रहना है। तो अगर दिल्ली के साथ ही रहना है तो एक स्थिति ये हो सकती है जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में मैंडेट बीजेपी को मिले, कश्मीर संभाग में मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले, दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते, इसकी संभावना भी है। अलायंस करेंगे
तो जरा इतिहास पर नजर दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कि 1999 से लेकर 2004 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलायंस में रहे हैं। और आपको यह भी बताएं, जब पोटा लागू किया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अलायंस का हिस्सा थे। गुजरात के दंगे हुए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि आप समर्थन देना छोड़ दीजिए, आप अलग हो जाइए, आपके यहां दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अलायंस नहीं छोड़ा, एनडीए में बने रहे। तो एनडीए का घटक दल बने रहे 1999 से लेकर 2003 तक, जब तक कि लोकसभा के चुनाव नहीं हुए। मतलब साफ तौर पर यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 1999 से लेकर 2003 तक जो अलायंस किया था, उस अलायंस में कभी भी दरार नहीं पड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी समय अलायंस छोड़कर नहीं भागी। उसके मुकाबले में पीडीपी बीजेपी का अलायंस हुआ। पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और सरकार जम्मू में गिर गई। तो और इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर अगर बात की जाए तो रिश्तों में कोई खटास 2003 तक नहीं आई। उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे और अलायंस जो है 2003 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जम्मू कश्मीर में था। इसका मतलब, और उसके बाद यह भी कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में यह भी कहा जाता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैंपेन करने के लिए शाइनिंग इंडिया जिस समय चल रहा था, शाइनिंग इंडिया की कैंपेन करने के लिए भी गए। यही कारण था कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो यहां पीडीपी और कांग्रेस के बीच में अलायंस हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस का हिस्सा नहीं बनी। उसके बाद समीकरण बदले, 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हुआ। 2014 में पीडीपी और बीजेपी ऑलरेडी अलायंस में रह चुके हैं। तो 2023 में मार्च अप्रैल में अगर चुनाव होते हैं और इस तरह के समीकरण बनते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करेगी? तो अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञों से पूछेंगे तो वो ये आपको बताएंगे कि कोई वजह नहीं है कि वो अलायंस नहीं करेंगे। अलायंस कर सकते हैं अगर उनको ये लगेगा कि जम्मू और कश्मीर संभाग, दोनों संभागों को एक साथ चलाने के लिए और एक साथ दोनों संभागों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ जाना जरूरी है, तो संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ भी जा सकती है। ये राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई पर डिपेंड करेगा, पार्टी पर डिपेंड करेगा, पार्टी के नेताओं पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पार्टी अपनी पार्टी के नेताओं पर डिपेंड करेगा और सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि जब चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट कितना होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई एक ताकतवर जमात के तौर पर सामने आएगी? अगर डीडीसी चुनाव को बेस बनाकर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, डीडीसी चुनाव साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज भी वोट बैंक इंटैक्ट है और उस वोट बैंक में कोई बड़ी सेंध कोई लगा नहीं पाया, कोई बड़ा बदलाव कोई ला नहीं पाया। अगर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर तक सीमित है। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात की जाए, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर पॉकेट्स में है। पीडीपी की बात की जाए, साउथ कश्मीर में कुछ जगहों पर है। कांग्रेस की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में कुछ जगहों पर है। यह इस समय की स्थिति है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को लेकर भी अब यह कहा जा रहा है कि 2 सीटें इस समय कश्मीर घाटी में ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है और 2023 में जब भी चुनाव होते हैं या 2022 दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बहुत ताकतवर है और बड़ी कड़ी टक्कर पार्टियों को 2 घाटी की सीटों पर दे सकती है, यह भी कहा जा रहा है। तो मतलब साफ यह है कि कांटे की टक्कर जो है चुनाव में रहेगी और उस कांटे की टक्कर के बाद जब नंबर्स सामने आएंगे, वो नंबर्स ही तय करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई अलायंस होगा। और जहां तक उमर अब्दुल्ला और रविंद्र रैना का ताल्लुक है, जाती तौर पर एक दूसरे को जानने और पहचानने की बात जहां तक है, दोनों एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे के साथ डील करने की बारी आएगी तो बीजेपी में परत दर परत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैसला करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी फैसला केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं करेंगे, बल्कि फैसला दिल्ली में होगा, फैसला जम्मू में होगा और फैसला कुछ और जगहों पर होगा जहां पर यह तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनानी है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। अगर आप बीजेपी के लोगों से बात करें तो वो साफ तौर पर यह कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर और अपने दमखम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी है, इस सूरत हाल में हमारी सरकार बनना तय है। वहीं पर अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें, वो ये कहते हैं कि मैं जो दल लेकर आया हूं, यही एक उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो यूं तय समझ लीजिए कि यहां एक बड़ा प्लेयर मैं हूंगा। ऐसी ही बात सैयद अल्ताफ बुखारी भी करते हैं और ऐसी ही बात सज्जाद गनी लोन भी करते हैं। सभी बड़ा प्लेयर होने की बात करते हैं। इसके बीच में कांग्रेस है जो ये कह रही है कि हम कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट इस सारे डिस्कोर्स में रहें। अब ये सारे दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से बात करिए तो वो तो पीडीपी का नाम सुन के राजी नहीं। वो नेता कहते हैं कि जी पीडीपी के, माफ कीजिएगा, बीजेपी का नाम सुन के राजी नहीं। वो ये कहते हैं कि जी मतलब ही नहीं बनता कि किसी तरीके का अलायंस हमारा बीजेपी के साथ हो। हम पीडीपी, कांग्रेस, अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी के साथ हम कोई सरकार बनाएंगे। यही बातें पीडीपी 2014 से पहले करती थी। अगर जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है तो वो पीडीपी है। आप पीडीपी को वोट दीजिए क्योंकि हमको बीजेपी को रोकना है। और बाद में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सैयद भारतीय जनता पार्टी पीडीपी सरकार के पहले मुखिया बने और उसके बाद महबूबा मुफ्ती उसी सरकार की दूसरी मुखिया बनी। तो यानी इतिहास साफ तौर पर दर्शाता है कि जिस समय भी कश्मीर घाटी की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को यह लगता है कि दोनों रीजन्स को एक साथ रखने के लिए और उनकी अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए और अपने राजनीतिक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अलायंस किया जाए, तो वो हर उस दल के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी नई दिल्ली में सरकार हो। इस समय नई दिल्ली में भाजपा की सरकार है और आपने ये भी देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला के लहजे में, उनकी जुबान में भी बहुत सारे बदलाव नजर आ रहे हैं। पहला बड़ा बदलाव उमर अब्दुल्ला का ये, उन्होंने कहा था ट्वीट करके एक बार कि हम सभी दलों को अपना अपना सोचना चाहिए। ये जो हम कहते हैं, ये जो हम सिद्धांतों की बात करते हैं, ये सिद्धांतिक चीजें अब नहीं रही हैं। हर दल को अपने बारे में और अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो गुलिस्तान न्यूज के कॉन्क्लेव में कही, उन्होंने कहा जिन लोगों ने अलग अलग एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया, अगर आज उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो एजेंसियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो उन्हें इसके लिए नाराज नहीं होना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। और चौथी बड़ी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि रविंदर लैना उनको लेकर कहते हैं ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि हम राजनेता एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। ये सारी बातें साफ तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि जमीन तैयार हो रही है। किस चीज के लिए जमीन तैयार हो रही है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में अलायंस होगा या नहीं होगा, यह तो आने वाला कल बताएगा। मगर दोनों पार्टियों के दावे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे।